जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग पर्यावरणीय मुद्दे के एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू वाहित मल के विभिन्न घटक क्या हैं? वाहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभावों की चर्चा करें। आंसर देखते हैं इसका। घरेलू वाहित मल मुख्य रूप से जैव निम्नीकर कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अवघटन आसानी से होता है। घरेलू वाहित मल में जो होता है वह जैव निम्नीकर पदार्थ होता है जिसका अपघटन आसानी से हो जाता है। अब इसके घटक के बारे में देखते हैं, इसके घटक क्या क्या हैं। तो इसका पहला जो घटक है, निलंबित ठोस, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी। दूसरा है कोलाइडी पदार्थ, मल, जीवाणु, वस्त्र, कागज के रेशे आदि। इसका तीसरा घटक है विलीन पदार्थ, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम। वाहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभाव के बारे में देखते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे घर एवं अस्पताल के वाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं। इसको जल में विसर्जित करने से गंभीर रोग जैसे पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि हो सकता है। ओके, हमारे घर और अस्पताल से जो वाहित मल निकलते हैं उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, तो अवांछित रोगजनक होते हैं। अगर इसको जल में विसर्जित करेंगे तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। दूसरा है प्रभाव, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषक की उपस्थिति के कारण शैवालों की वृद्धि होती है जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है, मछलियाँ मर जाती है। ओके, जो वाहित मल जो होता है उसको तालाब में फेंकने पर यह शैवालों के लिए किसका काम करती है, पोषक का काम करती है। उसमें भेजने के बाद इसकी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होती है, ये काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की जो गुणवत्ता है वो घट जाती है और मछलियाँ मर जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों की चर्चा करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं। देखते हैं इसका आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं। ताप वृद्धि के कारण हिम टोपियों का पिघलना बढ़ गया है जिसके कारण समुद्री तल का जल स्तर बढ़ेगा जो कई समुद्री तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, तो CO2, CH4, CFC, ये सब जो गैस हैं ये ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। अगर इनका अधिक उत्पादन होगा तो पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, जो अंटार्कटिका क्षेत्र में बर्फ़ पाए जाते हैं, जो हिम टॉप हैं, वह क्या होंगे, वह पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघलने के बाद जो जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ने से जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र समुद्र के अंदर जलमग्न हो सकते हैं। ओके, देखिएगा आगे देखते हैं इसमें क्या है। वैश्विक उष्णता के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। मरुस्थल का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अन्न उत्पादन कम हो जाएगा। जैसे ही मतलब कि वैश्विक उष्णता बढ़ेगी तो जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वह सूखने लगेंगे। इसके बाद मरुस्थल का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ता जाएगा, अन्न उत्पादन कम हो जाएगा। उष्णता बढ़ेगी तो अन्न उत्पादन भी कम हो जाएगा। वैश्विक वन कम हो जाएगा, आंधी, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो हैं ये नकारात्मक प्रभाव हैं वैश्विक उष्णता के। ओके, इसके बाद देखिएगा, वैश्विक उष्णता को निम्नलिखित उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन नियंत्रित देखिए किस किस माध्यम से, किन किन तरीक़ों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला है वनों का विस्तार करके वैश्विक उष्णता को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करके, जीवाश्म ईंधन जो होता है, पेट्रोल, केरोसिन, इस सब का जो प्रयोग है वो कम करके वैश्विक उष्णता को रोक सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करके। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर जो कि काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है
उसको नियंत्रित करके, उसको कम करके हम लोग वैश्विक उष्णता को रोक सकते हैं। जानवरों की विलुप्त प्रजाति को संरक्षित करके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, तो कोई भी जीव अगर विलुप्त हो जाएगा तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, तो जानवरों की जो विलुप्त प्रजाति है उसको संरक्षित करने का काम करना चाहिए। अगला है मिलान करें। तो यहाँ मिलान क्या हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। उत्प्रेरक परिवर्तन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र कणीय पदार्थ होते हैं। कर्णमप उच्च शोर स्थल को रोकने का काम करते हैं। ओके, लैंडफिल या ठोस अपशिष्ट होते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग सारा मिलान क्या हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों की भूमिका की चर्चा करें। भारत में वन संरक्षण का एक लंबा इतिहास रहा है। जोधपुर के राजा ने अपने महल के निर्माण के लिए वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन कर दिया। उनका कहना था कि पेड़ हमारी जान है, पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। राजा के लोगों ने अमृता देवी सहित कई लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया। अमृता देवी के सम्मान में सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार देना शुरू कर दिया। ओके, तो याद रखिएगा जोधपुर में एक राजा थे। इन्होंने अपने महल के निर्माण के लिए अपने लोगों को पेड़ काटने के लिए भेजा। तो इसके विरोध में अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि पेड़ हमारी जान है, पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। और ये एक तरह से चिपको आंदोलन की तरह था। और वह पेड़ों को पकड़ कर बैठ गई और राजा के लोगों ने सभी लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया। उनके सम्मान में सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार देना शुरू कर दिया। अगला देखते हैं हम लोग इसी में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 के दशक में जब टेरी गढ़वाल में ठेकेदार द्वारा पेड़ काटना शुरू किया गया तो इसे बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने साहस दिखाया और पेड़ों से चिपक गई। यह आंदोलन सफल रहा और चिपको आंदोलन के रूप में विश्वविख्यात हुआ। चिपको आंदोलन यह इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत जगह यह प्रश्न को देखा गया है। तो याद रखेंगे आप लोग। यह कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे? आप जो उपाय करेंगे वो लिखेंगे इसमें। तो इसमें कुछ उपाय लिखे गए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई उपाय पता चले तो आप लोग लिख सकते हैं। देखते हैं। इसका पहला उपाय क्या करेंगे? बिजली या बैटरी संचालित वाहनों का प्रयोग करेंगे। ओके, जो पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलता है उससे पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है। तो इसके बदले में क्या करेंगे हम लोग? बिजली या बैटरी संचालित वाहनों का प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक वनों को लगाएंगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिससे कार्बन की मात्रा जो होती है वो नियंत्रित रहती है। तो क्या करेंगे? और परावैंगनिक किरण जो होता है उसका अवशोषण भी पेड़ पौधे करते हैं ओजोन परत के बाद। तो आप लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होगा। तीसरा उपाय क्या करेंगे? उद्योगों और कारखानों को आबादी से दूर लगाएंगे। उद्योग और कारखाना भी जरूरी है हमारे विकास के लिए, तो इसको जो है आबादी से दूर लगाएंगे। इसका चौथा क्या करेंगे हम लोग? शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करेंगे। आजकल पेट्रोल में जो है वह शीशा मिक्स करके इसका उपयोग किया जाता है। तो शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करेंगे, क्योंकि शीशा जो रहता है, शीशा के साथ जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो काफ़ी हानिकारक होता है। 5वें नंबर में हम लोग क्या करेंगे? जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करेंगे। वही पेट्रोल डीजल बहुत कम उपयोग करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जब कम्प्लीटली बैटरी संचालित वाहन हो जाएंगे तो इसका कम्प्लीटली उपयोग जो करना है वो छोड़ देंगे। फिलहाल कम से कम उपयोग करेंगे। छठा क्या करेंगे हम लोग? मोटर वाहन चलाते समय हॉर्न का कम से कम उपयोग करेंगे। हॉर्न आप लोग देखे होंगे, ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजाने पर ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो मोटर वाहन चलाते समय हॉर्न का कम उपयोग करेंगे। प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों को बताएंगे कि इससे प्रदूषण होता है, इतनी मात्रा में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए,
कितने आवाज़ में क्या बजाना चाहिए, ये सब बातों को लोगों को जानकारी देंगे तो इससे जागरूकता बढ़ेगी और प्रदूषण कमेगा। ओके, अगला क्या करें, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बारे में लोगों को बताएंगे। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे। शिक्षित होने के बाद क्या होगा, तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं? परावैंगनिक विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे? देखते हैं। सीएफसी गैस का व्यापक प्रयोग एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, जेट इंजनों, अग्निशामक उपकरणों आदि में होता है। सीएफसी के वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अंटार्कटिका क्षेत्रों में इसका असर देखा गया है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, अग्निशामक, ये सब जो उपकरण हैं इसमें सीएफसी का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसका असर कहाँ देखने को मिल रहा है? तो यह अंटार्कटिका क्षेत्र में इसका असर दिखने को मिल रहा है ओजोन छिद्र के रूप में। परावैंगनिक विकिरण के बढ़ने से त्वचा कैंसर हो सकता है। इससे हमारी आँखों की भी समस्या आती है। ओजोन परत क्या करता है? ओजोन परत जो परावैंगनिक किरण होता है उसको रोकने का काम करता है। ओके, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है जो कि पृथ्वी को कवर करती है। यह क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने का काम करती है। लेकिन सीएफसी गैस जो कि सबसे अधिक इसको हानि पहुंचाती है, सीएफसी के कारण इसका जो परत है वो धीरे धीरे पतला होने लगा है और अंटार्कटिका क्षेत्र में इसमें एक छिद्र हो गया है जो कि साफ साफ देखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, परावैंगनिक किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी तो इससे क्या क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है और हमारी आँखों में भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। ओके, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होता है? देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए हानिकारक होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो परमाणु रिएक्टर होता है उससे निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए हानिकारक होता है। न्यूक्लियर अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा कैंसर का कारण बन सकती है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का भंडारण चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़कर करना चाहिए। रेडियो सक्रिय विकिरण जो होता है वह कैंसर का कारण बन सकती है। ओके, तो इसका जो निपटारण करना चाहिए वह चट्टान के नीचे 500 मीटर की गहराई में करनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे वह वहीं रहेगा और रेडियो सक्रिय विकिरण जो है वह नहीं आएगा पृथ्वी के ऊपर और लोगों को समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं हमारा, पुराने बेकार जहाज और ई अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट। पुराने बेकार जहाज एक तरह का ठोस अपशिष्ट है जिसका उचित निपटारा आवश्यक है। इसमें सीसा, पारा, टीन आदि धातु पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। पुराने बेकार जहाज, आपको पता है कि एक एक जहाज काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी टन का जहाज होता है। यह ठोस अपशिष्ट है। जब इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं तो इसको समुद्र के पास लाके रख देते हैं और धीरे धीरे इसका क्षरण होता है। तो इसका उचित निपटारा बहुत ज़रूरी है। इसमें सीसा, पारा, टीन जैसे धातु पाए जाते हैं जो कि समुद्री क्षेत्र में हानि पहुंचाते हैं और समुद्री जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो इसका भी निपटारा बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ठीक नहीं हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहेंगे। ऐसे अपशिष्टों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। जलाना तो बेकार है, जलाने से भी वायु प्रदूषण होगा, तो इसे गाड़ना बेहतर रहेगा। तो ऐसे अपशिष्ट को क्या करना चाहिए, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट। इसके अंतर्गत घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि के ठोस अपशिष्ट आते हैं जिसको इकट्ठा और निपटारा करने का काम नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका कहाँ रहती है, तो शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरी क्षेत्रों में क्या क्या आते हैं, तो घर आते हैं, कार्यालय आते हैं, विद्यालय, ये सब शहरी क्षेत्रों में आते हैं। वहाँ के जो ठोस अपशिष्ट हैं
उन्हें इकट्ठा करने और उनके निपटारे का काम कौन करती है? तो वो नगर पालिका करती है। नगर पालिका, नगर निगम आपको पता ही होगा, ये शहर में होती है। इसमें कागज, खाद्य अपशिष्ट, कांच, धातु का टुकड़ा, रबड़, वस्त्र आदि अपशिष्ट आते हैं। ओके, देख लीजिएगा इसको। अगला है ग्रीन हाउस गैस, CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जैसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होने से पृथ्वी की सतह के तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से हिम क्षेत्र के हिम पिघलते हैं, जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये देख लीजिएगा, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। अगर पूछेगा आपको 2 ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखें तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिएगा, CO2, CH4 या फिर CFC, NO2, अपनी इच्छा अनुसार लिख दीजिएगा। ये क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैस? तो पृथ्वी के तापमान में यह वृद्धि करते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? जो हिम क्षेत्र है वहाँ का जो है बर्फ़ पिघलने लगेगा। पिघलने से क्या होगा? तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ने के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र के डूबने का खतरा रहता है, वहाँ बाढ़ आने का खतरा रहता है। ओके, अगला है उत्प्रेरक परिवर्तक। इसमें कीमती धातु प्लेटिनम, पैलेडियम लगे होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तन, कीमती धातु क्या क्या लगे होते हैं इसमें? प्लेटिनम और पैलेडियम लगे होते हैं जो किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसका काम क्या है? तो ये स्वचालित वाहन में लगे होंगे और जो विषैली गैस होंगी उसके उत्सर्जन को कम करेंगे, तो फायदेमंद है यह। प्लेटिनम और पैलेडियम ये उत्प्रेरक फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि यह जो स्वचालित वाहन होगा उसमें जो विषैली गैस निकलेगी उसके उत्सर्जन को कम करेंगे। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग तो हर वाहन में ही करना चाहिए। ओके, शीशा युक्त पेट्रोल से काफ़ी हानि पहुंचती है। पर्यावरण में शीशे का कण जाता है जिसको सांस के रूप में हम लोग लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो शीशा रहित पेट्रोल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय कर देता है। शीशा युक्त पेट्रोल क्या करता है? तो यह जो उत्प्रेरक है उसको अक्रिय करने का काम करता है। तो हमेशा शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ओके, परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरणें मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे त्वचा कैंसर उत्पन्न होती है। इसके अलावा परावैंगनी विकिरण आँखों के लिए भी नुकसानदेह होता है। याद रखेंगे आप लोग, परावैंगनी विकिरण से क्या क्या हो सकता है? तो त्वचा कैंसर और आँखों के लिए यह नुकसानदेह होता है। हमारा अगला है पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? हम यह महसूस करते हैं कि जैव विविधता अच्छे पारितंत्र के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मानव के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आज अमेजन वन तीव्र गति से नष्ट हो रहा है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन का जो वन है उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। आगे देखते हैं क्यों कहते हैं। यह वन लगभग 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। पृथ्वी पर जो 100% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसमें 20% अकेले अमेजन का वन करता है। ओके, मधुमक्खी, पक्षी, चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया होती है जिसकी वजह से फल, बीज आदि का निर्माण होता है। ओके, इनमें से किसी का भी पारितंत्र में कोई भी हट गया तो दिक्कत हो जाएगा। जैव विविधता पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बाढ़ और सुखाड़ के नियंत्रण में भी हमारी सहायता करते हैं। जैव विविधता होता क्या है? जैव जीवों में विविधता। जानते हैं हम लोग कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, तो कोई भी जीव अगर हट जाएगा या विलुप्त हो जाएगा तो पर्यावरण का संतुलन जो है वो कम्प्लीटली बिगड़ जाएगा। तो कोई भी जीव हटना नहीं चाहिए, सभी का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें एक बात याद रखिए, अमेजन महत्वपूर्ण है, 20% ऑक्सीजन
पृथ्वी को प्रदान करता है, लेकिन इसका जो तीव्र गति से इसका यह भी नष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। देखते हैं हम लोग क्या क्या विशेषताएं हैं कार्बन चक्रण की। पहला नंबर है, जीवों में कुल भार का 49% भाग कार्बन का बना होता है। जीवों का जो कुल भार होता है उसका 49% भाग कार्बन का बना होता है। समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में होता है। समुद्र में कितने परसेंट? तो 71% कार्बन विलय के रूप में होता है। जीवाश्म ईंधन कार्बन का एक महत्वपूर्ण भंडार है। जीवाश्म ईंधन जो होता है, डीजल, केरोसिन, आपका कोयला हो गया, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप में कार्य उपयोग होता है इसका, और इसमें कार्बन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर, जैव और अजैव द्वारा संपन्न होती है। जैव मंडल में पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन को खपत करते हैं। कार्बन का खपत कौन करता है? तो पेड़ पौधे करते हैं। किसके दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण, जो भोजन बनाने की क्रिया है उसके दौरान कार्बन का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। ओके। जैव आवर्धन क्या है? पीड़कनाशी अगर अवगठित न हो तो आहार श्रृंखला में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैव आवर्धन पहले देखते हैं क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी रासायनिक पदार्थ का गमन जैव आवर्धन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी भी रासायनिक पदार्थ का गमन क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से देखा गया है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसकी जो मात्रा है इसको हम लोग डालते हैं पौधे से या मेढक में जाएगा, मेढक से या सांप में, सांप से बाज में। इस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रासायनिक पदार्थ का गमन हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे जैव आवर्धन बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, पीड़कनाशी अगर अवगठित नहीं होंगी तो इसकी सांद्रता एक पुष्टि स्तर से दूसरे पुष्टि स्तर में बढ़ती चली जाएंगी। इससे आहार श्रृंखला पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और जीव नष्ट होने लगेंगे। आहार श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। देखिए क्या होता है, तो पीड़कनाशी अगर अवगठित नहीं होंगी तो एक से दूसरे में जाने पर इसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या होगा? तो आहार श्रृंखला में प्रतिकूल असर पड़ेगा, जीवों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, ये नष्ट होगी। अगर इनमें से कोई एक भी नष्ट होगा तो दूसरे की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वह दूसरे के लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा और भी दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होगा। ओके, तो आहार श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जो भी है पीड़कनाशी, उसका अवगठन होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।